हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे लास्ट स्कीम जो हमारी पेंडिंग है, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स का पार्ट सेकंड, जिसमें हम लोग कवर करेंगे हमारी डिसेबिलिटी स्कीम्स को। जब तक बच्चे जुड़ते हैं आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोग इस चैनल पर नहीं हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आपका एग्जाम जो 23 जून को टेंटेटिवली यहाँ पे अनाउंस करा गया है, उसके लिए अगर आप लोग कोई भी टेस्ट देना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सुपरवाइजर के लिए 50% डिस्काउंट जो है आज रात तक अवेलेबल है। आप लोग ये कोड यूज कर सकते हैं सुपरवाइजर 50, ताकि आपको 50% डिस्काउंट मिल जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग टेस्ट के स्केड्यूल की। जो हमारा पहला टेस्ट था वो कल हमारी टीम ने कंडक्ट करवाया है, जिसका आज रात को ठीक 10 बजे जो रिजल्ट है इस टेस्ट का वो आउट होगा। और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक जो है बच्चों की देखने को मिली है। अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया, आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर ले, वहां पे आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। अब जब तक बच्चे जुड़ते हैं, 2 मिनट का टाइम मैं और लूंगा। एक बार हम सिलेबस को ओवरव्यू करते हैं। देखो, अभी तक जीके के हम लोग सारे सेक्शनल टॉपिक टेस्ट कवर कर चुके हैं। इंग्लिश के टॉपिक टेस्ट खत्म हो चुके हैं, रीजनिंग के खत्म हो चुके हैं, और अर्थमेटिक हमारा इस वीक में खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर के टेस्ट भी आपके चल रहे हैं। जो साइंस सेक्शन है वो हम लोग नेक्स्ट वीक यानी कि 1 जून से लेके 6 जून तक सारा का सारा ये खत्म कर देंगे। और अगर वही मैं बात करूं हमारी स्पेशलाइजेशन की, एक चीज देख के बहुत अच्छा लगा कि बच्चे जो है स्पेशलाइजेशन सेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यूनिट 1 के हम लोगों ने टॉपिक टेस्ट खत्म कर दिए, 2 के खत्म हो चुके हैं, 3 के खत्म हो चुके हैं। इस हफ्ते आपको यूनिट 4 के मिलेंगे, और नेक्स्ट वीक यानी कि 1 जून से लेके 6 जून तक आपका यूनिट 5 और 6 ये पूरा खत्म हो जाएगा टॉपिक टेस्ट की फॉर्म में। जिसमें अभी तक अगर मैं बात करूं तो हम लोग 200 से ज्यादा टेस्ट अपलोड कर चुके हैं। 100+ टेस्ट इसमें अभी और अपलोड होंगे। एक एक टॉपिक के ऊपर आपको जो है प्रिपेयर करवाया जा रहा है ट्रिपल एस पे। ये सब आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा और कोर्स में भी मिल जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करके रखें, और रिवीजन जितनी है उसको उतना करते रहें। अब बात करते हैं यहाँ पे स्कीम को लेके। हमारी लास्ट स्कीम जो पेंडिंग थी, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम्स, इसका पार्ट सेकंड हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, कुछ पॉइंट्स जो हो सकते हैं आपको डायरेक्ट पूछे जाए पेपर में, जीके की फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं और ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे बनता है कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज कब मनाया जाता है। क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है कि आपके सिलेबस में स्कीम्स को यहाँ पे मेंशन किया तो स्कीम पे ही क्वेश्चन बनेगा। कई बार कुछ क्वेश्चन ना बहुत जनरलाइज्ड वे में पूछे जाते हैं। तो हर साल 3 दिसंबर को, अब आपको पता होगा कि ह्यूमन राइट्स डे हम लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं। ये क्वेश्चन भी याद रखना क्योंकि सिलेबस में है, ठीक है। सॉरी। हेल्थ डे हम लोग मनाते हैं 7 अप्रैल को। क्लियर है ये पॉइंट? तो इन पॉइंट्स को ना याद रखना। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1992 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास करा था, जिसके तहत यहाँ पे ये साल हर बार मनाया जाता है। कई बार पेपर में आपने देखा है कि जेके एसएसबी भी थीम भी पूछ रही है। तो 2023 के इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की थीम क्या थी? तो ये थीम थी यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द एसडीजीज फॉर विद एंड बाय पर्सन विद डिसेबिलिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। कभी लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। अगर पूछा जाएगा कि डे कब मनाया जाता है, तो वो 3 दिसंबर को होता है। और अगर कभी थीम पूछी जाएगी तो वो इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, तो वो थी यूनाइटेड इन एक्शन टू रेस्क्यू एंड अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉर विद एंड बाय पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो ये चीज़ याद रखना। अब बात करते हैं थोड़े से और पॉइंट्स के ऊपर कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं और कौन सा एक्ट है जो इससे डील करता है। तो ये है 2016 का एक्ट, जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ जो है डील करता है। ये एक्ट क्या करता है? ये कोशिश करता है इम्प्लीमेंट करने की जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुई थी ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन एंड डिसेबिलिटीज, जिसे रेटिफाइड कर दिया गया था इंडिया के द्वारा 2007 में। तो यहाँ पे कोशिश की जाती है कि उसको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करा जाए। और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, जिसे जो हमारी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट था 1995 का, उसके साथ ये रिप्लेस करता है। अब 2 पॉइंट्स क्या याद रखने हैं, पेपर में पूछा जाएगा कि कौन सा है जो डील करता है एक्ट, तो याद रखना वो है 2016 का। किसको रिप्लेस करा है? इन्होंने रिप्लेस करा है
पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 को। ठीक है, ये दोनों पॉइंट पता होने चाहिए, आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगर बात की जाए इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से, तो 2.21% जो पॉपुलेशन है टोटल एज पर 2011 सेंसस। अब आपके सिलेबस में सेंसस के ऊपर भी टॉपिक पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है जीके में। तो क्वेश्चन याद रखना, कितनी पॉपुलेशन है जो यहाँ पे है, 26.8 मिलियन पर्सन जो है वो डिसेबिलिटीज के साथ है। अब जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के साथ जो लोग होते हैं उनको एक और नाम से जाना जाता है, उनका नाम क्या है, वो है दिव्यांगजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, आपको ये भी पता रखना है। ठीक है, अब डिसेबिलिटी जो है डिफाइन करी गई है इवॉल्विंग और डायनामिक कंसेप्ट के बेसिस पे, जो हमारा ये एक्ट है 2016 का आरपीडब्ल्यूडी। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज है, पहले जो थी वो सिर्फ 7 थी, ठीक है, लेकिन अब कितनी कर दी गई हैं, अब जो टोटल डिसेबिलिटीज हैं वो 21 कर दी गई हैं। तो यहाँ से एक एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि टोटल डिसेबिलिटीज जो आती हैं एज पर आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 वो कितनी हैं। तो अब जो हो चुकी हैं वो है 21, पहले जो थी वो थी सिर्फ 7, तो 21 यानी कि 14 और जो है इसको ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पे एक प्रोविजन भी डाला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो और भी ऐड कर सकती है यहाँ पे। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे टास्क ऐसे होते हैं जो कि दिए जाते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको सेट करती है कि जिससे क्या हो सकता है कि इक्वल राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए। अब यहाँ पे इक्वल राइट्स की बात की जाए तो हम लोग इक्वल राइट्स पढ़ते आ रहे थे, हम लोगों ने जेंडर इनइक्वालिटी में भी पढ़ा था कि दोनों के पास बराबर के हक होने चाहिए। बट जो पर्सन्स हैं जो डिसेबिलिटीज के साथ डील कर रहे हैं, तो उन लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब इनकी अपॉर्चुनिटी क्या होनी चाहिए, जिस हिसाब से ये फेस कर रहे हैं उस हिसाब से इनके लिए एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा इन्वायरमेंट पूरा क्रिएट कर दिया जाए जहाँ पे इनके जो राइट्स हैं वो इंश्योर होगा कि किए जाएं कि इनको इक्वल राइट जो है वो मिले। अब क्या है यहाँ पे पॉइंट्स वो याद रखना, इनको जैसे एडिशनल बेनिफिट्स दिए गए हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ रिजर्वेशन के ऊपर आती है, हायर एजुकेशन में इन्हें 5% मिनिमम जो है वो मिलता है। अब ये पॉइंट याद रखना, क्योंकि देखो आप लोग जॉब्स के साथ डील कर रहे हो, आप लोगों को पता है कि जॉब्स में 4% पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो होते हैं आपके रिजर्वेशन रखा जाता है। लेकिन अगर हायर एजुकेशन की बात की जाए तो वहाँ पे मिनिमम 5% है, गवर्नमेंट जॉब्स में 4% है, एलोकेशन ऑफ लैंड में भी 5% है, जो ये दिया जाता है इन लोगों को जिनके जो डील करते हैं या जिन्हें बेंचमार्क डिसेबिलिटीज होती हैं और जो जिन्हें हाई सपोर्ट नीड्स की ज़रूरत होती है उन्हें। इसके साथ साथ फ्री एजुकेशन जो है वो हर एक बच्चे को जो कोई भी डिसेबिलिटी के साथ है 6 से 18 साल के एज में उन्हें फ्री एजुकेशन का भी प्रावधान यहाँ पे रखा गया है। तो देखो फ्री एजुकेशन के साथ हम लोगों ने जब एजुकेशन केयर पे टॉपिक पढ़ा था, आपको बताना है कि फ्री एजुकेशन कौन से आर्टिकल में आती है और किस एज ग्रुप तक ये है, ये आपका होमवर्क है। क्योंकि अभी आपका एग्जाम जो है वो बस सामने है, तो मैं आपको होमवर्क दूंगा ताकि आप लोग अपने पुराने नोट्स को भी खोल के चेक करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कौन सा आर्टिकल है जो डील करता है। अब इसके अलावा क्या होता है कि गवर्नमेंट फंडेड बहुत सारे अगर हम बात करें रिकॉग्नाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन उन बच्चों को जो डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं। और यहाँ पे मेन जो अभी का अगर मैं बात करूँ जो स्ट्रेस दिया जा रहा है वो ये करने की कोशिश की जा रही है कि जितना भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो एक्सेसिबल होनी चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को लेके। अब आप लोगों को ने नोटिस करा होगा नहीं करा होगा, आप लोग एक चीज़ नोटिस करना कि आपके घर के पास अगर कोई बैंक है या कोई भी अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे स्ट्रिक्टली एक गाइडलाइन आई थी जिसमें ये कहा गया था कि आमतौर पे जैसे स्टेयर्स होती हैं तो वहाँ पे कहा गया था कि आपको एक रैंप भी बनाना है ताकि जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं वो लोग आके यहाँ पे आसानी से इनको एक्सेस कर पाएँ। तो ये अभी जो है गवर्नमेंट इस चीज़ पे ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है कि जितना भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उनको एक्सेसिबल बनाना है ताकि उनको तकलीफ ना हो यहाँ रीच करने में। तो ये पॉइंट्स कुछ थे। इसके अलावा थोड़े से पॉइंट्स और हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो स्कीम्स पे क्वेश्चन क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, आपको जनरलाइज्ड चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि वो भी पूछी जाती हैं। अब जो रूल राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल हैं 2017 के,
वहां पे रूल नंबर 15 क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड फॉर पब्लिक बिल्डिंग्स टू इंश्योर एक्सेसिबिलिटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो मैंने अभी आपको पॉइंट समझाया ये वही है कि कौन सा रूल है जो डील करता है, तो वो है रूल नंबर 15 जो ये मैंडेट देता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि उनको गाइडलाइंस एस्टेब्लिश करनी है और स्टैंडर्ड्स बनाना है पब्लिक बिल्डिंग का। खासतौर पे पब्लिक बिल्डिंग्स क्यों कहना हूँ, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज आ गए उनको कोशिश ये की जा रही है कि एक्सेसिबल बना दिया जाए ताकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं वो भी यहाँ पे आसानी से इन चीज़ों को एक्सेस कर पाए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं, आपने देखा होगा जो अभी जम्मू में बच्चे हैं, अगर आप लोगों ने जो नई स्मार्ट बसेस आई हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा रन हो रही हैं, वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा जो उसकी एंट्रेंस है वहाँ पे उसके साइड पे ही एक रैंप, एक व्हील चेयर टाइप बनाया हुआ है ताकि अगर आप उस बस में अगर एंटर करते हो तो आपको जो है जो लोग भी फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर जो दिव्यांगजन हैं उनको आसानी हो। तो ये जो चीज़ है वो रूल नंबर 15 इंश्योर करवाता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या फिर आपका जो फिजिकल इन्वायरमेंट हो, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो, वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इन लोगों के पास आसानी से एक्सेसिबल तरीके से पहुंच जाए। इसके साथ साथ पब्लिक बिल्डिंग्स का मैंने आप लोगों को बता दिया है, अमेंडमेंट्स हुई हैं बहुत सारी रूल नंबर 15 में। तो ये रूल नंबर जो रिसेंटली हुआ है इसको मैंने आपको बता दिया कि किससे डील करता है, तो न्यूज़ में भी ये था तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि सभी जो मैक्सिमम सेंट्रल ऑफिसेज हैं उनको गाइडलाइंस आई हैं ये कि आपको ये चीज़ करनी है। ये क्यों आई है, क्योंकि अमेंडमेंट के बाद ज़्यादा जो है अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम हो रहा है, तो ये भी याद रखना। इसके साथ साथ बहुत सारी गाइडलाइंस अलग से आती है जिसमें प्लानिंग, टेंडरिंग, स्पेसिफिकेशन कि किस तरीके से एक्सेसिबिलिटीज हो, रैम्प को लेके, ग्रैब रेल्स को लेके, लिफ्ट, टॉयलेट्स, हर एक चीज़ जो है अब इसका ध्यान रखा जा रहा है कि ये चीज़ें जो है यहाँ पे होनी चाहिए और जो भी है इंश्योर करवाया जाए किसी भी तरीके से कि इक्वल एक्सेस जो है वो मिलना चाहिए। और जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनको भी मैंडेट दिया गया है टू अंडरगो retrofitting within 5 years to meet accessibility standards promoting better inclusivity of for person with disabilities। देखो जैसे 2017 में ये रूल में अमेंडमेंट हुई थी, 5 साल का टाइम दिया गया है कि आप लोगों को करना है, यानी कि 2022-23 का। तभी अभी मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में सब लोग आराम से काम करते हैं, जब डेडलाइन पास आती है, जब फाइन होना शुरू हो जाता है, अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अगर ये रूल फॉलो नहीं हुए तो क्या होगा। तो फाइन्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो इसी वजह से ये चीज़ जो है ये की जा रही है। कौन से रूल के तहत की जा रही है? रूल नंबर 15 राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रूल्स 2017 के। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी ऐसी 21 डिसेबिलिटीज हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ये जो अभी इस समय एक्ट में ऐड करी गई हैं। तो पहले सिर्फ 7 थी, अब 21 कर दी गई हैं। ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी, क्योर्ड पर्सन्स, हियरिंग इम्पेयरमेंट जिसमें आपका डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग भी आते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और ये सारे आप लोग ना यहाँ पे एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सारे लिख दिए, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग डेफ, ब्लाइंडनेस, एसिड अटैक विक्टिम्स जो है अब यहाँ पे ऐड किए गए हैं, इनको भी यहाँ पे ऐड किया गया है, और पार्किंसन डिजीज को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। तो टोटल पहले सिर्फ 7 थी, अब ये बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 21। तो 21 के नाम आपको नहीं पता होने चाहिए, लेकिन हाँ ये पता होना चाहिए कि रिसेंटली कितनी टोटल ऐसी डिसेबिलिटीज है जिनको ऐड किया गया है। अब बात करते हैं थोड़ी सी और चीज़ों के ऊपर। देखो अब हम बात करेंगे कुछ स्कीम्स के ऊपर जो यहाँ पे इस समय चल रही हैं। सबसे पहली बात की जाए तो एक यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल जो है वो बनाया गया है। अब इसमें पोर्टल में क्या चीज़ की गई है? सबसे पहला कि कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, तो ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। इन्होंने एक नोटिफिकेशन दी थी जिसको मैंडेटरी कर दिया है हर एक स्टेट और यूटी के लिए, ताकि उन्हें क्या करना है, एक सर्टिफिकेट देना है डिसेबिलिटी का थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली यूजिंग UDID यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी ID। अब ये क्या है आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या किया गया है। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को जो है जो इससे डील करते हैं उनको एक सर्टिफिकेट बनाना होता है, जो कि हम लोग अगर बात करें तो फिजिकल जो हमारा डिसेबिलिटीज़ का है
पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसके क्राइटेरिया पे वो सब चीज़ें जो है चलती हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं आपको ये याद रखने हैं। अब इस पोर्टल के तहत क्या चीज़ें हुई थी पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। इस पोर्टल में क्या होता है कि आप लोगों को ऑनलाइन मोड में ही जाना है, क्योंकि देखो यहाँ पे कोशिश की जा रही है, आप लोगों ने पहले भी पॉइंट्स में देखा होगा कि चीज़ों को एक्सेसिबल बनाया जाए इजीली। तो अगर कोई इंसान ऑलरेडी फिजिकल मतलब या किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी से डील कर रहा है तो उसको बार बार सरकारी दफ्तरों में जाना, उसके बाद अप्लाई करना, तो ये सब चीज़ों में बहुत टाइम जाता था। और उसके साथ साथ जो है इश्यूज भी बहुत सारे देखने को मिलते थे, काफ़ी डिले। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने क्या कहा, इन्होंने ये कहा था कि आपको एक पोर्टल बनाना है। पोर्टल का नाम है यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन पोर्टल, और आपको ऑनलाइन मोड पे, और देखो यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता दूँ, इन लिए जो भी लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए है, ऐसा नहीं है कि 5 स्टेट्स अपनी स्टेट्स की मर्जी है आप अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे। यहाँ पे सीधा मैंडेटरी होता है, हर एक स्टेट और यूटी को ये एप्लीकेबल करना ही करना है अगर ये चीज़ आती है तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि आपको एक ऑनलाइन मोड पे सर्टिफिकेट जो है वो देने हैं। पर लोगों के पास एक यूनिक डिसेबिलिटी आईडी आएगी। अब फुल फॉर्म आपको याद रखना है यूडीआईडी की भी कि क्या होती है, और ये 2021 जून से जो है एप्लीकेबल कर दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला यही। इसके बाद आती है दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम। देखो डीडीआरएस की अगर बात की जाए तो ये भी जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इम्प्लीमेंट करती आ रही है 1999 से, जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है। किसे देता है, क्या लोगों को मिलती है? नहीं, ये एनजीओज को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है जो कि काम करते हैं एजुकेशन और रिहेबिलिटेशन के ऊपर, लोगों के जो डिसेबिलिटीज के साथ डील करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट पहला बनता है कि दीनदयाल डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन स्कीम जो है वो किसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। ऑप्शन में आपको पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भी दिखेगा, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ ये एनजीओज को डिसेबिलिटीज़ के साथ जो डील करती है उनको किस तरीके से उनके लिए शेल्टर्स प्रोवाइड किया जाए या किस तरीके से एजुकेशन दी जाए, उन्हें ये चीज़ जो है दी जाती है। और यहाँ पे स्कीम का जो मेन मकसद है ये क्या रहता है, यहाँ पे द स्कीम टू प्रमोट वॉलेंट्री एक्शन फॉर पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज़, इसको रिवाइज की गई थी और रीनेम कर दिया गया था दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम का नाम से अप्रैल 2023 में। तो पेपर में दोबारा से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि इस स्कीम को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो पहले इसका नाम था स्कीम टू प्रमोट वॉलेंट्री एक्शन। अब वॉलेंट्री एक्शन से आप लोग समझ सकते होंगे कि एनजीओज के बारे में बात करी जा रही थी, लेकिन इसको चेंज करके अप्रैल 2023 में क्या कर दिया गया है, दीनदयाल डिसेबल्ड रिहेबिलिटेशन स्कीम। तो यहाँ पे ये स्कीम को फिर से रिवाइज किया गया था 2018 में, और यहाँ पे इसकी एक रीजनल कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, मुंबई में करवाई गई थी। ये थोड़े से करंट अफेयर्स, ज़्यादा करंट अफेयर्स पुराने हो चुके हैं, 6 साल पुराने, बट जो लेटेस्ट यही था। इसमें जो था रिवाइज करा गया था स्कीम को, और बहुत सारे जो है चेंजेस यहाँ पे लाए गए थे। वो चेंजेस सारे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में पूछा जाएगा, तो आपको बस यही याद रखना है कि किस चीज़ से रिलेट करती है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो इससे पहले आप लोगों ने एक नाम और सुना था कि इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के बारे में। ये जो भी स्कीम्स हैं ये हमारी ना सोशल असिस्टेंस स्कीम्स आ जाती हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंस स्कीम्स आ जाती हैं। ये जो स्कीम यहाँ पे मैंने लिखी है इसका इस लेक्चर से कोई लेना देना नहीं है, बट आपको जैसे मैंने ओल्ड एज स्कीम की पेंशन के बारे में बता दिया था, तो यहीं पे मैं आपको विडो पेंशन के बारे में भी बता दूंगा, ताकि जो वुमेन राइट्स का टॉपिक है कई बार ये आपको बन सकता है क्वेश्चन, तो इसको मैं कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। इसका इस टॉपिक के साथ रिलेशन नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए। पहले बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के बारे के ऊपर कि IGNDPS क्या है। देखो इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन जो है ये एक पेंशन के लिए एलिजिबल कर देती है। यहाँ पे 18 साल से जिनकी भी उम्र ज़्यादा है वो इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। और जो यहाँ पे है डिसेबिलिटी लेवल जो है वो 80% होना चाहिए। अब इसमें क्या मिलता है, तो अमाउंट जो है वो 300 रुपये दी जाती है पर मंथ में, और आप जब 80 साल के हो जाएंगे तो जो बेनिफिशरीज है उनको 500 रुपये पर मंथ जो है यहाँ पे दिया जाता है। और इसमें जो ड्वार्फ्स हैं उनको भी एलिजिबल माना गया है और उनको भी यहाँ पे पेंशन दी जाती है। आपको यहाँ पे ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। हमने ओल्ड एज के लिए भी पढ़ा था कल। आपको बताना है कि ओल्ड एज में कितनी पेंशन दी जाती है इस स्कीम के तहत, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। सेम यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये जो सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स रहते हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसमें विडो पेंशन जो है वो भी दी जाती है।
अब जो 40 साल के जो औरतें हैं, जो विडो हैं, उन्हें यहाँ पे एलिजिबल माना गया है और उनको भी 300 पर मंथ की जो है पेंशन यहाँ पे दी जाती है और 80 साल को अटेन करने के बाद उन्हें 500 रुपये पर मंथ जो है यहाँ पे दिया जाता है। तो दोनों का यहाँ पे सेम है, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा सा अलग है। डिसेबिलिटीज वालों में, पर्सन्स में ये 18 साल है, जबकि अगर विडो की बात की जाए तो वो 40 साल है और सीनियर सिटीजन में आपको पता है कि वो 60 साल होती है। नेक्स्ट पे आते हैं, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्सन फॉर परचेजिंग फिटिंग ऑफ एड्स अप्लायंसेज, जिसे ADIP भी कहा जाता है। अब इस स्कीम की अगर बात की जाए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है वो आप लोगों को नाम से ही क्लियर हो चुका होगा। इस स्कीम में मेन टारगेट रहता है कि जितने भी नीडी डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, जिनको ड्यूरेबल, सोफिस्टिकेटेड या साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों की ज़रूरत है या फिर मॉडर्न स्टैंडर्ड एड्स हैं, जैसे मान लो किसी को सुनने की शक्ति कम है, अगर मॉडर्न एड्स की वजह से अगर वो सुन सकते हैं तो उनको अब लेने के लिए मान लीजिए उनके पास नहीं है, जो इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो उनको क्या किया जाता है, यहाँ पे उन्हें उनके जो किसी ना किसी तरीके से कोशिश की जाती है कि उनके इकोनॉमिक पोटेंशियल को एनहांस किया जाए। अब ये जो नीडी डिसेबल पर्सन्स होते हैं, जिन्हें भी साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड मॉडर्न स्टैंडर्ड्स एड्स या फिर जो अप्लायंसेस चाहिए जिसकी वजह से उनका फिजिकल, सोशल या साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन जो है और जो उनके इफेक्ट्स हैं उनको कम कर देता है, तो ये जो चीज़ है ये करने की कोशिश की जाती है स्कीम के द्वारा। और यहाँ पे जो एड्स या असिस्टिव डिवाइसेस दिए जाते हैं, तो वो एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन के बाद ही यहाँ पे चीज़ें दी जाती हैं। स्कीम मस्ट हैव ड्यू सर्टिफिकेशन। अब यहाँ पे क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एलिजिबिलिटी के भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ ADIP स्कीम का, कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। जो भी कोई यहाँ पे इसको अगर करना चाहता है तो उसके पास 40% का डिसेबलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ये भी अलग अलग परसेंटेज की क्राइटेरियाज में होते हैं। मिनिमम 40% का उनके पास होना चाहिए। पर्सन who is employed, self-employed or getting pension and whose monthly income from all sources does not exceed 30,000 per month। यहाँ पे ये कहा गया है, अगर आप लोग कहीं पे जॉब भी करते हैं या फिर अगर आप खुद का काम करते हैं तो आपकी जो मंथली इनकम है वो 30,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी इनकम 30,000 से ज़्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बाद अगर डिपेंडेंट्स हैं तो यहाँ पे अगर बात की जाए, इनकम ऑफ पेरेंट्स, गार्डियन, उनकी भी जो इनकम है वो 30,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अगर कोई पेरेंट्स है, उनकी इनकम 30,000 से ज़्यादा और उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखना। पर्सन हु हैव नॉट रिसीव असिस्टेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज या फिर नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग द लास्ट 3 years फॉर द सेम पर्पस, हाउएवर चिल्ड्रन बिलो 12 years ऑफ एज, दिस लिमिट वुड बी। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पॉइंट्स में चेंजेस हैं। अब मान लीजिए अगर कोई बच्चा या कोई इंसान या कोई भी यहाँ पे इसको एलिजिबल अपने आप को मानता है करने के लिए, अगर आप किसी नॉन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज से आप लोगों ने पैसे नहीं लिए होने चाहिए, किसी भी तरीके की असिस्टेंस इसी तरीके की पिछले 3 सालों में, लास्ट 3 सालों में आपने नहीं लेनी होनी चाहिए। और ये जो है 12 साल के बच्चों की एज लिमिट जो है यहाँ पे अलग रखी गई है। यहाँ पे इसको नोट कर लेना आप लोग। ये जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी बच्चे अगर 12 साल की उम्र से कम है, तो जो जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट 3 साल में आपको नहीं लेना चाहिए, तो उनके लिए जो लिमिट है वो 1 साल होती है, कि आपने 1 साल पहले कोई भी इस तरीके की जो मदद है वो नहीं ली होनी चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये अपने नोट्स में आप एक पॉइंट ऐड कर लेना, जो 12 साल के कम बच्चे के लिए उनके लिए ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज किया जाता है। अब यहाँ पे असिस्टेंस किस तरीके से मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। ये स्कीम जो है कवर करती है जितने भी आपको सर्जिकल करेक्शन चाहिए, इंटरवेंशन चाहिए, कि अगर प्रायर टू फिटमेंट ऑफ एड्स अगर आपको कोई भी ज़रूरत है यहाँ पे, तो स्पीच और हियरिंग के लिए यहाँ पे 1,500 रुपये दिए जाते हैं। अगर विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो वहाँ पे 3,000 हैं, और अगर आपको ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड के लिए करना है तो वो 15,000 रुपये तक यहाँ पे दिए जाते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो टोटल इनकम का क्राइटेरिया है, अगर आपकी जो अमाउंट जो इनकम है वो 22,500 पर मंथ है, तो आपको पूरी कॉस्ट मिलती है उस एड या फिर अप्लायंस की। अगर आपकी जो इनकम है, जैसे मैंने आपको बताया ना, 30,000 को एक्सीड नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप 22,500 से 30,000 के बीच में कमाते हैं महीने का, या फिर आपके जो गार्डियंस हैं या फिर जो भी आपके पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पे आपको 50% जो है उस एड का दिया जाता है। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे कंडीशंस आती हैं, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को
पता होने चाहिए। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग और ऐड करना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि ये सब जितनी भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने चेंजेस करे हैं कि अगर आपको इसके लिए एलिजिबल बनना है तो आपको क्या करना है, आपको ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाना है। वैसे एडीआईपी स्कीम ये नोट्स में ऐड नहीं है, बट आप अपने नोट्स में ऐड रखना। एडीआईपी स्कीम के लिए भी एक इनका अपना पोर्टल है जिसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम क्या है पोर्टल का? उसका नाम है अर्जुन पोर्टल। अब अर्जुन पोर्टल क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें जितने भी पर्सन्स हैं विद डिसेबिलिटी, जिन्हें हम दिव्यांगजन भी कहते हैं, वो यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सीधा सीधा उनको बिना किसी फिजिकली प्रेजेंस के वो यहाँ पे इस स्कीम के लिए अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। अर्जुन की एक फुल फॉर्म भी है, आप लोग वो भी याद रख लेना। ये बेसिकली एडीआईपी और अगर बात की जाए आरवीवाई, इनका एक जॉइंट वेंचर है जिसका फुल फॉर्म में भी यही नाम है, जॉइंट इंटरफेस फॉर यूनिक नॉमिनेशन। ये पॉइंट भी याद रख लेना। कोविड के टाइम पे भी इस पोर्टल पे एक अलग से जो है मेंटल हेल्थ करके भी एक टोल फ्री नंबर दिया गया था, ताकि अगर आप लोगों को कोई इशू है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो है ये एक पोर्टल एडीआईपी के द्वारा निकाला गया है, जिसको याद रखना। ये पोर्टल आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आपको ये याद रखनी है कुछ चीज़ें। तो ये पॉइंट आप लोगों को आई होप क्लियर होंगे। तो अब ये था हमारा लास्ट पार्ट स्कीम का, जिसको हम लोगों ने करना था यूनिट 6 का। इसके अलावा आप लोगों की डेली लाइव क्लासेस चलती रहेंगी जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। बट आज आप लोगों का जो है रिजल्ट आएगा, जो कि पहला टेस्ट था, और बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। जो एक्सपेक्टेशंस थी कि इस लेवल तक, और मैं आपको बता दूं आज तक हम लोगों ने जितने भी टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आज तक पहले ही टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों ने बहुत रेयर देखा है। बहुत सारे पेपर करवाए हैं, बहुत सारे बच्चों के टेस्ट करवाए हैं, लेकिन पहली बार हम लोगों ने ये चीज़ देखा है जो दिखाता है कि बच्चे की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आपको बस फोकस रहना है और आपको बस रिवीजन पे फोकस रखना है। और हाँ, जो चीज़ें छोटी मोटी गलतियाँ होनी है वो हम लोग यहाँ पे सुधार लेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। आप लोग निश्चिंत होकर बस अपनी तैयारी पे काम करो। 186 पोस्ट हैं, कोशिश करेंगे कि ट्रिपल ए से इस बार सिलेक्शन वापस से 100+ तो देखने को मिले ही मिले। तो आज के लिए सर इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, हैव ए नाइस डे। रात को मिलेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।